हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे जी रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। दिस कन्वेंशन फोकसेस ऑन प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड के ऊपर फोकस है। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी। डिफरेंट देशों ने आपस में मिलकर बैठकर ट्रीटी साइन की। दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर various measures that need to be taken for the conservation of wetlands। wetlands को बचाने के लिए कौन कौन से measures चाहिए, कौन कौन से आपको उपराले चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या फ्रेमवर्क हो, ऐसे ऐसे काम करना है ताकि हम wetlands को बचा लें। ठीक है जी। Along with the conservation, it also focuses on wise use of wetlands and their resources। कंजर्वेशन भी करना है, संरक्षण भी करना है और उसके साथ साथ वाइज यूज। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये जो है कन्वेंशन इसके ऊपर फोकस्ड है कि बिल्कुल भी ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो? तो आपने कहना नहीं, ये अलाउ करती है कि हम वेटलैंड का वाइज यूज कर सकें, ऐसा यूज जिससे इनको हानि ना हो। फॉर दिस टारगेट्स फ्रेमवर्क इज प्रोवाइडेड फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। इस सब के लिए क्या है, डिफरेंट प्रकार के टारगेट्स दिए गए हैं। ऐसे ऐसे इन टाइम फ्रेम में इतना इतना आपने वेटलैंड को ठीक करना है, बचाना है। द कन्वेंशन एज अडॉप्टेड इन 1971 इन रामसर। रामसर कहाँ है? ईरान में। 1971 में ईरान में ये अडॉप्ट किया गया था। इट इज द ओनली ग्लोबल एनवायरमेंटल ट्रीटी that deals with a particular ecosystem। एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम को डील करती हुई ये एक इकलौती क्या है, ग्लोबल ट्रीटी है एनवायरमेंट के ऊपर। रामसर कन्वेंशन इज नॉट एफिलिएटेड विद यूनाइटेड नेशंस सिस्टम ऑफ मल्टीलेटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट्स। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो हम एनवायरमेंट को बचाने के लिए डिफरेंट प्रकार के एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो उसके अंतर्गत नहीं आता। सिंपली आप याद रखना, क्या रामसर कन्वेंशन यूएन के अंदर आता है? तो आपने कहना नहीं आता। अब आपके मन में आएगा, क्या हम सभी कन्वेंशन के बारे में याद करें? तो देखो जी, अमूमन बाकी कन्वेंशंस तो यूएन के अंदर आती हैं, तो जो नहीं आती हैं, जो एक्सेप्शनल है, उसको हम याद रख लेंगे। रामसर यूएन के अंदर नहीं आती। वेरियस कमिटमेंट्स टेकन बाय पार्टीज अंडर द कन्वेंशन आर गिवन बिलो। वो कौन कौन सी कमिटमेंट है जो कि डिफरेंट देशों ने अपनानी है, क्या क्या करना है? वो कहते हैं, फॉर कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स फॉलोइंग एफर्ट्स नीड टू बी टेकन। कौन कौन से एफर्ट करने हैं? ये वाले। एनेक्टिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज एंड लेजिस्लेशन। ठीक है, प्रॉपर कानून लेकर आओ, प्रॉपर टेक्नोलॉजियां लेकर आओ, प्रॉपर प्लानिंग फॉर लैंड यूज करो, प्रॉपर पब्लिक एजुकेशन दो, उनको अवेयर करो, एंड प्रॉपर मैनेजमेंट एक्शंस फॉर वेटलैंड्स। ठीक है जी, ये सब काम करने हैं। ए लिस्ट कॉल्ड रामसर लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है प्री के लिए। तो रामसर लिस्ट तैयार करनी है। इज टू बी मेंटेन दैट इंक्लूड वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हिसाब से वेटलैंड है, हाँ भी ये वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट है, तो उनकी लिस्ट तैयार करनी है। एंड एंश्योर देयर इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो उनकी इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए कदम उठाने हैं। ये बात होगी वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर लिस्ट। ठीक है जी। इंक्लूजन ऑफ ए वेटलैंड इन द रामसर लिस्ट सिग्निफाई। कोई भी वेटलैंड है अगर वो रामसर लिस्ट में आ जाता है तो उससे क्या मतलब है उसका? एंड रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स and expresses the government's commitment towards maintaining the ecological character of the wetland। हाँ भाई, ये wetland रामसर लिस्ट में है, इसका मतलब ये वाले इंपॉर्टेंट है और सरकार ने इसके लिए काम करना है। सरकार की कमिटमेंट को एक्सप्रेस करती है ये बातें। ठीक है जी। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड्स। और ये तो है नहीं कि सारे वेटलैंड्स एक ही देश में होंगे। कुछ वेटलैंड्स ऐसे होते हैं जो कि दो देशों में, तीन देशों में आपस में ना इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करते हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या करना है? आपस में सभी देशों ने कॉर्पोरेशन करना है।
शेयर्ड स्पीसीज एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दैट में इफेक्ट वेटलैंड्स, ठीक है ना। तो जो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपने बांध बना लिया, तो जहाँ उस एरिया की स्पीसीज हैं, जो कभी इधर आती है, कभी बाउंड्री के उधर चली जाती है, तो इन सबको फोकस करते हुए आपस में क्या करना है, कोऑपरेशन करना है, ठीक है जी। आगे बात आती है जी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ दोज वेटलैंड्स, है ना, अंडर द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो रामसर साइट की जो लिस्ट है, उसी में एक और लिस्ट है, कौन सी, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की लिस्ट। तो ये क्या कहती है, हाँ भी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स में ऐसे वेटलैंड जिनको थोड़ा खतरा है, जिनको खतरा है, उनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर खराब हो रहा है, उनके ऊपर स्टेप उठाने की जरूरत है, तो वो कौन से हुए, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल होते हैं। वेयर चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, है ना, जहां हो रही है चेंजेस, जहां होने वाली है, आर अकरिंग और आर लाइकली टू अकर एज ए रिजल्ट ऑफ पोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स और अदर ह्यूमन इंटरफेरेंसेस। ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण, पोल्यूशन के कारण, या कुछ और कारणों के कारण, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण, किसी भी कारण उनकी क्या है, इकोलॉजिकल कैरेक्टर में क्या है, चेंजेस आ रही हैं, ज्यादा चेंजेस आ रही हैं। इसका मतलब इसको बचाने के खास उपाय करने चाहिए हमको। It is a principal tool to make focused action for the preservation, protection and restoration of the respective wetland। तो ये क्या है, मेन टूल है। जो वेटलैंड मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आ गया, उसके लिए खास तौर पर हमको ध्यान देने की जरूरत होती है भी, इसका प्रिजर्व करो, इसको प्रोटेक्ट करो और रिस्टोर करो। अब बात आती है, इंडिया में ऐसे कौन कौन से वेटलैंड्स हैं जो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है जी। तो आपने याद रखना, हमारे एट प्रेजेंट 2 वेटलैंड्स हैं जो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में दर्ज हैं। पहला है जी कियोलेडियो नेशनल पार्क, राजस्थान, ये याद रखना आपने, कियोलेडियो नेशनल पार्क राजस्थान में। इट वॉज इंक्लूडेड इन मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इन 1990, ठीक है जी। और दूसरा है जी लॉकटेक लेक, मणिपुर, ये भी क्या है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में इसका नाम है। इट वॉज इंक्लूडेड इन द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इन 1993। तो पहले कौन सा हुआ, कियोलेडियो नेशनल पार्क, और बाद में लॉकटेक लेक। कहाँ है, मणिपुर में, ये कहाँ है, राजस्थान में। देयर इज नो नीड टू रिमेंबर टाइम पीरियड, ठीक है, आपने जी 90, 93, 93 ये मत याद रखना, कोई टेंशन नहीं। तीसरी है जी हमारी चिलिका लेक, ये कहाँ है, उड़ीसा में। इट वॉज इंक्लूडेड इन द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इन 1993, पहले इनको इंक्लूड किया गया था, एंड हैज बीन, ठीक, रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट इन 2002। तो 2002 में इसको हटा लिया गया, ये आपने याद रखना। ऐसी साइट जो पहले इंक्लूड थी, बाद में लिस्ट में से हटा ली गई, वो है चिलिका लेक। क्यों, थैंक्स टू द रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू इट्स एजेंसी द चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक अथॉरिटी बनाई, द चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इस अथॉरिटी के थ्रू रिहेबिलिटेशन एफर्ट किए गए, इस झील की हेल्थ को इंप्रूव किया गया। इट वॉज प्लेस्ड अंडर द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड ड्यू टू प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय सेडिमेंटेशन एंड सिल्टेशन। बहुत सेडिमेंट इसमें घुल गए थे, काफी रेत के कण भी आ गए थे, तो इसके कारण इसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर खराब हो गया था, उसकी हेल्थ खराब हो गई थी, और इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रख लिया गया था। अच्छा जी, द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ सिल्टेशन एंड सेडिमेंटेशन वाज चोकिंग द माउथ ऑफ द लेक। माउथ ऑफ द लेक क्या होती है, जहां पर ये समुद्र से मिलती है, तो वहां पर ये क्या है, सेडिमेंटेशन, ठीक, मिट्टी के कारण, या और भी हमने जो भी इंडस्ट्रियल लोड कह लो, एग्रीकल्चर लोड कह लो, हाउस होल्ड से सीवर्स जो आता है वो कह लो, जो सब क्या है, पानी में घुलकर उसको क्या कर रहे थे, चोक कर रहे थे, मतलब उसको पानी का बहाव समुद्र में एंटर होने से पानी को रोक रहे थे, और दूसरा मिट्टी वगैरह घुल रही थी, तो इस सब से क्या हो गया था, उसकी हेल्थ खराब हो गई थी। अच्छा जी, आगे बात आती है जी साइट्स की। साइट्स क्या है, शॉर्टर नेम है किसका, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो जंगली जीव जंतु हैं जो कि
एंडेंजर्ड है, विलुप्त होने की कगार पर है, उनको खतरा है, तो उसका इंटरनेशनल ट्रेड ना हो, उसके लिए ये क्या है, एक कन्वेंशन है। आल्सो नोन एज वाशिंगटन कन्वेंशन, इसको वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं, ये याद रखना आपने, आ सकता है प्री में। इट इज ए मल्टीलेटरल ट्रीटी एम्स एट प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द थ्रेट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक, ताकि जो हमारे एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल है उनका आपस में क्या है, वर्ल्ड लेवल पर एक देश से दूसरे देश में ट्रेड ना हो। इट वॉज एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1975, मतलब आज से तकरीबन 46-47 साल पुरानी है ये। इट एम्स टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट कॉज हार्म द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज लिविंग इन द वाइल्ड। इस व्यापार से क्या है, इन स्पीसीज की संख्या में और इनके एग्जिस्टेंस को खतरा ना हो। द ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड थ्रू ए सिस्टम ऑफ परमिट्स एंड सर्टिफिकेट्स, ठीक है ना। अगर आप कोई ऐसे जीव जंतु का इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो आपको परमिट चाहिए, आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट चाहिए, तो ऐसे क्या है, टूल है। आगे बात आती है जी ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी में, स्टेट प्रीलिम्स में आते हैं क्वेश्चन ऐसे। ट्रैफिक किससे रिलेटेड है, कौन से एनिमल से रिलेटेड है। इट इज ए मॉनिटरिंग नेटवर्क फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रेड, वाइल्ड लाइफ ट्रेड ना हो उसके लिए क्या है, ये मॉनिटरिंग नेटवर्क है, देखते हैं, निगरानी करते हैं भाई साहब भी कोई इधर से उधर चीज तो नहीं हो रही, इधर से उधर कोई वाइल्ड एनिमल या प्लांट को लेकर तो नहीं जाया जा रहा जो कि एंडेंजर्ड है। सो दैट द वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो जंगली प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, डू नॉट कॉज हार्म टू द नेचर, नेचर को हार्म ना कर दे। आप जरा सोच के देखो, जैसे एक हमारे है अमेरिकन ग्रास, वो अमेरिकन ग्रास इंडिया में आ गई, उसके छोटे छोटे पराग हवा में उड़कर ही कितने फैल जाते हैं कि वो जो है ना ग्रास कहीं भी पैदा हो जाती है, तो फिर उनको संभालना मुश्किल हो गया, वो अब इन्वेसिव बन चुकी है। वी कैन नॉट स्टॉप ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, हम स्टॉप तो नहीं कर सकते, तो क्या करना चाहिए। सो एम इज टू मैनेज दिस ट्रेड एट सस्टेनेबल लेवल सच दैट द ट्रेड फुलफिल ह्यूमन नीड्स, हम उसको बंद तो नहीं कर सकते पर मैनेज कर सकते हैं, ऐसा हो ट्रेड की ह्यूमन की जो नीड है वो भी फुलफिल हो जाए, सपोर्ट लोकल एंड नेशनल इकोनॉमी को भी फायदा हो, ठीक है। जब ट्रेड होगा तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी। प्रमोटिंग कमिटमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट, कंजर्वेशन में भी आपका क्या है, योगदान हो जाएगा। अलॉन्ग विद मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, और नेचुरल इकोसिस्टम की इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहेगी। ये बात हो गई। आगे है जी IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही जाहिर है क्या, इट फोकसेस ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर की कंजर्वेशन के ऊपर इसका फोकस है। और इसके एम देख लेते हैं। कंजर्विंग द इंटीग्रिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ नेचर, नेचर की डाइवर्सिटी इंटीग्रिटी उसको कंजर्व रखना। एंड टू इंश्योर दैट एनी यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज इक्विटेबल, अगर हमने यूज भी किया वो क्या है, ऐसा ना हो कि समाज के किसी एक तबके तक ही सीमित हो, वो यूज इक्विटेबल होना चाहिए। एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबल, इकोलॉजिकल सस्टेनेबल का मतलब ऐसा ना हो कि हम यूज करते ही जाएं, उसको खत्म करते हैं, इकोलॉजी को खराब करते हैं। फॉर अचीविंग इट्स एम IUCN एनकरेजेस, IUCN क्या कहता है देखो, encourages and assist various organizations and groups around the world, तो डिफरेंट प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन या कोई ग्रुप जो कि क्या करती है, इकोलॉजी की डाइवर्सिटी को मेंटेन रखती है, उसके लिए क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। इट सपोर्ट्स वेरियस साइंटिफिक रिसर्च एंड मैनेजेस फील्ड प्रोजेक्ट्स, तो कई प्रकार के जो फील्ड लेवल के प्रोजेक्ट हैं या साइंटिफिक रिसर्च वगैरह है उसको क्या करती है, उसको भी सपोर्ट करते हैं जी, ठीक है जी। For developing and implementing policies related to nature, IUCN brings together various governments, NGOs, UN's agency, local communities and companies together। तो ये जितने क्या है भागीदार हैं, चाहे वो देश हों, चाहे NGOs हों, UN की एजेंसियां हों, लोकल कम्युनिटी हों, चाहे डिफरेंट कंपनीज हों, उनको एक मंच पर लाता है IUCN, ठीक है जी।
आगे बात करते हैं जी स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। ऐसे आपको ना एक क्वेश्चन में ही कितना कुछ पूछ सकते हैं। 3-4 कन्वेंशन लेफ्ट साइड में, किससे रिलेटेड है राइट साइड में, और कहेंगे इनको मैच करो। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? आर ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस, मतलब मीन्स दे कंटेन कार्बन, इनमें कार्बन होता है। ऑर्गेनिक का मतलब ही है उसमें कार्बन है। दे हैव पेक्युलर प्रॉपर्टीज, इनकी कुछ खास किस्मों की प्रॉपर्टीज होती है। सो दैट वंस रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट, जब एनवायरनमेंट में दाखिल हो जाती हैं तो क्या करती हैं ये? आर टॉक्सिक टू लाइफ, लाइफ के लिए जहरीली है, हानिकारक है जिंदगी के लिए। रिमेन इन द एनवायरनमेंट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफी सालों तक एनवायरनमेंट में रहती है। ये दूसरा नुकसान हो गया, इसलिए तो हम इसके प्रति क्या है, चिंतित हैं। डिस्ट्रीब्यूट वाइडली इन द एनवायरनमेंट थ्रू द नेचुरल प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग एयर, वाटर एंड सॉइल, एयर, वाटर और सॉइल के द्वारा क्या है, दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। अकोमुलेट इन द फैटी टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड अंडरगो बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन हो जाती है, धीरे धीरे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है ह्यूमन सेल में। हमने पढ़ा बायोमैग्निफिकेशन के लिए एक खास क्या था जरूरी कारण कि वो फैटी टिश्यू में, फैट्स में डिसॉल्व होने वाली हो। तो ये क्या है, पीओपी है जो फैटी टिश्यू में अकोमुलेट हो जाती है, इसलिए इनकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ती रहती है। इसको दूसरी तरफ से समझो, जैसे हमारे बॉडी में अगर एंटर कर भी गई, अगर तो वाटर सॉल्युबल हो ना तो पानी के साथ ये निकल जाएगी बाहर, मीन काफी हद तक निकल सकती है, इसलिए हमको उतना नुकसान नहीं होगा। पर अगर फैट में डिसॉल्व होने वाली है तो हमको नुकसान ज्यादा होगा। तो इन कारणों के कारण पीओपी है जो हमारे लिए हानिकारक है। आगे है जी बेसल कन्वेंशन। ये क्या कहती है? दिस इज ए कन्वेंशन ऑन ट्रांसबॉर्डरी मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट, जो हानिकारक वेस्ट है, एंड देयर डिस्पोजल, ठीक है ना, इसके ऊपर है कि हानिकारक वेस्ट एक देश से दूसरे अगर देश आप भेज रहे हो तो उसके ऊपर कुछ पाबंदियां हैं। एक्चुअली क्या था ना कि ये देखा गया कि सारे भी बड़े मुल्कों ने जो डेवलप्ड हैं वो अपने देश का हानिकारक कूड़ा कचरा अफ्रीका में डंप कर देते हैं और गरीब देशों में डंप कर देते हैं। बेसल कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। देखते हैं, थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लें। 1989 में अडॉप्ट किया गया। हुआ क्या था? इन द 1980s देयर वाज पब्लिक आउटक्राई, जनता ने आवाज उठाई थी। क्यों? फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इन अफ्रीका एंड अदर पार्ट्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो जो विकासशील देश हैं, अभी इतने अमीर नहीं है, जहां अफ्रीका में देखा गया कि यार भी बड़े मुल्कों ने, डेवलप्ड कंट्रीज ने अपना वेस्ट जहां डंप कर रहे हैं वो, तो फिर आवाज उठी, नहीं आप ऐसे अपना वेस्ट ऐसे दूसरे देशों में जाकर फेंक नहीं सकते, इसके लिए कुछ ना कुछ कानून होने चाहिए। द वेस्ट वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। इन रिस्पॉन्स टू दिस क्या हुआ? द बेसल कन्वेंशन वॉज अडॉप्टेड। फिर बाद में बेसल कन्वेंशन बनाई गई। तो बेसल कन्वेंशन किसके ऊपर है? ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मेन एम की देख लेते हैं, रिडक्शन ऑफ जनरेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट। तो कोशिश करो जो हमारे लिए हानिकारक वेस्ट है उसका प्रोडक्शन ही कम हो। प्रमोशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट इन एन एनवायरमेंटली साउंड मैनर। तो इसकी मैनेजमेंट करो, ऐसी करो कि एनवायरमेंट को हानि ना हो, प्रॉपर मैनेजमेंट करो। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसबॉर्डरी मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट। तो ट्रांसबॉर्डरी मतलब एक देश से दूसरे देश इसको ले जाने आने के लिए क्या करो, प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन बना दो, रूल बना दो, नियम बना दो, रेगुलेशन कर दो इसको, ठीक है जी। रोटरडम कन्वेंशन ऑन प्रियोर इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया जी, नमस्कार।